Hello students, welcome to our YouTube channel Knowledge of Physics। दोस्तों, हम इस चैनल पे क्लास 11th और क्लास 12th यानी +1 और +2 की फिजिक्स की क्लासेस चलाएंगे और सेशन 2023-24 में पूरा सिलेबस +1 और +2 का कराएंगे। चाहे वो बच्चे यूपी बोर्ड के हों, सीबीएसई बोर्ड के हों, आईसीएसई बोर्ड के हों या कुछ किसी और बोर्ड के, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, किसी भी बोर्ड के हों, सिलेबस आप सभी जानते हैं ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। 2-4 टॉपिक्स, एक आध चैप्टर कम बढ़ होता है। हम उन चैप्टर्स को भी इंक्लूड कर लेंगे, उन टॉपिक्स को भी इंक्लूड कर लेंगे। मेजॉरिटी यानी हम जो अपना लेवल लेकर चलेंगे, यानी सिलेबस मान के चल रहे हैं, वो हम सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग मान के चल रहे हैं। कुछ जो अदर बोर्ड्स हैं, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, मध्य प्रदेश बोर्ड है या आईसीएसई बोर्ड है, उन बोर्ड्स के भी सिलेबस को हम लेते चलेंगे। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक होंगे, उसकी अलग से वीडियो बनाकर डाल देंगे, जिससे सभी बोर्ड के बच्चों को तकलीफ ना हो, सभी बोर्ड के बच्चे +1 और +2 के सिलेबस कंप्लीट कर सकें। तो इसी क्रम में आज हम पहला वीडियो अपलोड कर रहे हैं, पहला वीडियो बना रहे हैं, इसको अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में जब हम आते हैं तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे पूरे होने चाहिए। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमको पता होने चाहिए जो हाई स्कूल की मैथ से भी रिलेटेड है। कुछ फॉर्मूले हाई स्कूल में जो हमने पढ़े थे मैथ में। अब आप लोग साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, साइंस साइड आपने लिए, चाहे पीसीबी हो चाहे पीसीएम हो, तो इसका मतलब है हाई स्कूल में आप पे मैथ रही हो, तो आपने वो फॉर्मूले पढ़े होंगे। उन फॉर्मूलों को याद रखना आवश्यक है। आप लोग ने अगर कोई बुक परचेज की होगी तो उसमें भी संभवतः बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि उसमें शुरुआत में ये सब मैथमेटिकल टूल्स के नाम से फॉर्मूले दे रखे हैं। मैं यहाँ पे उन फॉर्मूलों को डिस्कस नहीं करूँगा, सीधे आगे बढ़ता हूँ बेसिक चीज़ पे जो आपने नहीं पढ़ी होगी। जैसे मैं यहाँ पे मैथमेटिकल टूल्स के अंदर हमारी जो हाई स्कूल में हमने अलजेब्रा में फॉर्मूले पढ़े थे, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, a-b का होल क्यूब, a³ + b क्यूब, a³ - b क्यूब, a+b+c का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। तो वो फॉर्मूले यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, वो इजली आपके पास बुक में अवेलेबल होंगे। हाई स्कूल की मैट्रिक्स की जो मैथ की बुक है हाई स्कूल में, उसमें आपके पास होगी, आपने तैयारी की होगी। वो फॉर्मूले अगर आपके दिमाग से उतर गए हों तो वहाँ से जाके आप याद कर लीजिए। एक सेशन खराब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये माना जा सकता है। वैसे भी आप लोगों का सेशन शुरू हुए 1-2 महीने हो चुका है, तो मान के चल रहे हैं कि आप लोगों ने वो रिवीजन कर रखा हुआ है। हम यहाँ पे बात करेंगे जो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स जो हमें फर्स्ट ईयर में और इंटर में ज़रूरत पड़ेगी और हाई स्कूल तक हमने नहीं पढ़ा है, उनके बारे में हम 1-2 टॉपिक, 1-2 वीडियोस बनाएंगे और उन कॉन्सेप्ट को कवर कर लेंगे। वो आपके इंटर तक काम में आएंगे। ये सब बातें चूँकि पहली वीडियो है, आपको बताना ज़रूरी है।
दूसरी बात, आप अगर बायो के स्टूडेंट हैं तो हो सकता है जो मैं फॉर्मूले जो अभी चीज़ें मैं पढ़ा हूँ वो आपको डीप नॉलेज में पढ़ने का मौका ना मिले, क्योंकि फिजिक्स में उनका यूज़ है, बहुत डीप यूज़ नहीं है। मतलब उनका बेसिक उनकी हाई हाई लेवल पे उनका यूज़ और उनका बेसिक कहाँ से वो डिराइव होके आए, ये फिजिक्स में उनका यूज़ नहीं है। फिजिक्स में बस समय समय पे न्यूमेरिकल में, डेरिवेशन में वो चीज़ अप्लाई होंगी, वो फॉर्मूले अप्लाई होंगे, वो थ्योरम्स अप्लाई होंगे। लेकिन अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं यानी पीसीएम आपने ली है, तो जो मैं फॉर्मूले और थ्योरम्स आपको भी बताऊंगा, डिफरेंशियल है, इंटीग्रल है, बाइनोमियल थ्योरम है, लॉग है, ये सब आपके इस्तेमाल में आएंगे। ठीक है, आपको आगे चल के चाहे फर्स्ट ईयर में, थोड़ा आगे चल के 2-4-5 महीने बाद या इंटर में वो पढ़ाई मैथ में आपके सामने आ जाएगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए चाहे आप बायो आपने ली हो यानी पीसीबी हो या पीसीएम हो, शुरू में आपको ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेके समझना ही पड़ेगा। बायो वालों को इंटर तक एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा, उतना समझ लेना पड़ेगा। इंटर वालों को अभी उतना समझ लेना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, आगे चल के वो उसमें डीप नॉलेज अपने आप उनको मिल जाएगी। जब वो मैथ में उन सवालों को, उन थ्योरम्स को, डिफरेंशियल को, इंटीग्रल को कैलकुलस में पढ़ेंगे तो उनके लिए वो बहुत बड़ा इशू नहीं। ठीक है, तो अब हम हाई स्कूल में जो हमारे फॉर्मूले थे उनसे आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। हाई स्कूल से मेरा मतलब है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना जानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 रूट्स होते हैं उनको फाइंड आउट करना जानते हैं। वहाँ तक हमें आता है, उसके आगे की चीज़ हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम जैसा नाम से क्लियर है, बाई मीन्स 2, इसमें 2 टर्म होंगे। डाई को भी 2 कहते हैं, बाई मीन्स 2, ट्राई 3, क्वाड मीन्स 4, पेंट मीन्स 5, ऐसे बाइनोमियल। ये थ्योरम जो है 2 टर्म से मिलके बनी हुई है, 2 टर्म इसमें होंगे, उनका एक्सपेंशन करने जब होता है तो उसे बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। रिलैक्स होके समझिएगा, छोटी छोटी 2-4 वीडियो बनाएंगे जिससे आप टॉपिक वाइज उसको समझ सकें। ठीक है, लेकिन चूँकि ये फर्स्ट टाइम होगा, हो सकता है आप लोगों ने इससे पहले बाइनोमियल के बारे में ना पढ़ा हो, तो पैनिक मत होइएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी। बस यू जस्ट नीड टू कंसंट्रेट हियर। ठीक है, मान के चलिए इसका एक्सपेंशन होता है a प्लस बी की पावर a प्लस बी की पावर n। इसे हम लिखते हैं n/0। मैं भी बता दूंगा c क्या है, n क्या है, 0 सब बताऊंगा। a पे पावर n, p पे पावर 0। ठीक है, फिर n/1 प्लस का साइन लगाया क्योंकि ये प्लस है, प्लस n/1, 0 के बाद आ गया 1, तो a पे पावर n-1
p पे पावर 1 प्लस NC2, अब 2 आ गया, a पे पावर n माइनस 2 p पे पावर 2। मैं इसका एक्सपेंशन करके दिखाऊंगा, अभी आप देखते चलिए, ठीक है। प्लस एंड सो ऑन, मानो ये चलते चले गए, कहां तक चलेगा, कहां तक चलेगा, प्लस लास्ट टर्म एन सी एन, एन सी एन, ए पे पावर 0 p पे पावर, पहले आप लोग इसको उतार लीजिए। एंड सो ऑन का मतलब है इसके बाद आगे भी टर्म आएंगे, जैसे ये NC2 a पे पावर n माइनस 2 B2 आया, अगला टर्म आता NC3, 2 की जगह 3 हो जाता, a पे पावर n माइनस 2 की जगह a पे पावर n माइनस 3 हो जाता, और b पे पावर 2 की जगह b पे पावर 3 हो जाता। पहले इसको लिखिए, तब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि ये एक्सपेंशन हुआ कैसे। लीजिए, लिख लिया, चलते हैं आगे। देखिए a प्लस बी पे पावर n है, ठीक है, ये दो टर्म है, इन पे ये पावर लगी है, इसको एक्सपेंड हमने ये किया है, इसको अभी समझेंगे क्या किया है। तो सबसे पहले n, ये जो n टर्म थे C0, 0 से हम शुरू करते हैं, ठीक है। जो a होता है हमारा, a पे पावर लगाते हैं, जो इसमें से इसको माइनस करके वो पावर लगा देते हैं, n में से 0 गया, n में n माइनस 0 यानी n, और b पे पावर ये नीचे वाली लगा देते हैं, ठीक। प्लस 0 के बाद आया 1, तो NC1, a पे पावर लगाएंगे, n में से 1 घटा के सब्ट्रैक्ट करके n माइनस 1, और b पे पावर ये वाली b पे पावर 1, प्लस 1 के बाद आ गया NC2, तो a पे पावर लगेगी n माइनस 2, n में से 2 सब्ट्रैक्ट किया n माइनस 2, और b पे पावर यही वाली लग जाएगी 2। ऐसे चलते रहे, लास्ट में NCN, लास्ट टर्म n से शुरू करा 0 से, और लास्ट टर्म हमारा n पे ही आ गया, n माइनस n 0, n में से n गया तो a पे पावर 0 और b पे पावर n। यहाँ पे हमने एक चीज़ गौर की कि ये जो पावर है इन्हें जोड़ो, n में 0 जोड़ो, ऐड करो, n प्लस 0 यानी क्या रहा n, n माइनस 1 में 1 जोड़ो, a पे पावर n माइनस 1 है, n माइनस 1, इसमें ये b वाली जोड़ो, 1 से 1 कट गया, यानी कितना आया यहाँ n, इनकी पावर का सम भी, a और b की पावर का सम भी क्या रहा n, इन दोनों पावर को a और b की जोड़ो, n माइनस 2 और b पे कितनी है 2, 2 से 2 कट गया, इसमें भी कितना आया n। अगर हम लास्ट टर्म की बात करें, इन दोनों को जोड़ो n प्लस 0, तो कितना आएगा, वो भी n आएगा, यानी a और b पे पावर का सम n ही रहता है, जो ये n। यहाँ तक बात समझ में आई, लिख लिया। अब हम इस पे एक सवाल करते हैं। एक चीज़ इसमें याद रखनी है, पहले तो मैं NC0 बता दूंगा क्या है, NC1 क्या है, NC2 क्या है, NCN क्या है, कैसे निकाला जाता है, ठीक है। पहले चलिए इसी को बता देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई, रब करूँ, ठीक है।
देखो एन सी जीरो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है। फिलहाल आप एन सी आर एक हम एन सी आर लेकर चल रहे हैं। एन सी आर ये फॉर्मूला है, मान के चलिए कॉम्बिनेशन का। ये बोला जाता है एन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का ये निशान है। फैक्टोरियल क्या होता है मैं बताऊं, अपॉन आर फैक्टोरियल, ये आर और मल्टीप्लाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है। एन फैक्टोरियल क्या होता है? एन फैक्टोरियल का मतलब होता है, ये एक डंडा बनाया, इसके नीचे डॉट लगा दिया, ये फैक्टोरियल का निशान होता है। एन फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल का निशान ऐसे भी लगता है, ऐसे ये भी लगा दीजिए, ये भी फैक्टोरियल है। आप ऐसे नहीं लगा रहे, आप ऐसे लगा दीजिए, ये भी फैक्टोरियल का निशान। एन फैक्टोरियल का मतलब होता है एन मल्टीप्लाई एन माइनस वन मल्टीप्लाई एन माइनस टू मल्टीप्लाई डैश 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 जब तक वन ना आ जाए, जब तक वन नहीं आ जाए। अभी हो सकता है आपको ये बात न समझ में आई, एल्जेब्रिक मेथड में लिखा हुआ है, इसको हम एक वैल्यू के हिसाब से समझते हैं। कहीं हमें फैक्टोरियल 5 निकालना है, यानी n का काम इस समय क्या कर रहा है? 5 कर रहा है, ये निकालना। तो फैक्टोरियल 5 क्या हो जाएगा? 5 से ही शुरू करेंगे। 5 इंटू 4, एक संख्या कम करते चलेंगे, n में से एक कम करा 4, फिर 2 कम करा 4 के बाद 3 2 1 तक हमें आ जाना है। माइनस एक माइनस करते करते जो भी संख्या लिखी हो वो एक माइनस करते करते हमें 1 तक आ जाना। तो ये कितना हुआ? 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 120 बन जाता है। यानी फैक्टोरियल 5 का मतलब हुआ 120। ऐसे ही ये इसका फॉर्मूला है सी का। ऐसे ही आप लोग फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 9 की वैल्यू निकाल के देखिए। 7 है तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब एक 7 है तो 7 से एक कम करते 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 सबकी मल्टीप्लाई कर लेनी है। 7 से 1 कम 6, 6 से 1 कम 5, 5 से 1 कम 4, 4 से 1 कम 3, 3 से 1 कम 2 और 2 से 1 कम 1। इन सबकी मल्टीप्लाई ऐसी लाइन में करनी है। ठीक है, करके देखिएगा आगे चलते। तो ये आपको समझ में आ गया फैक्टोरियल क्या होता है। इसके दोनों निशान है, चाहे हम फैक्टोरियल n ऐसे लिख लें और चाहे हम n के साथ ये लगा दें, दोनों ही फैक्टोरियल के निशान। यहां तक बात समझ में आई? क्लियर है? अब मैं आपको बताता हूं एन सी जीरो की वैल्यू। तो यहाँ n तो n है, r का काम क्या कर रहा है? जीरो। r का काम क्या कर रहा है? जीरो। तो हम लिखेंगे फैक्टोरियल n अपॉन r का काम क्या कर रहा है? ये जो r है फॉर्मूले में, r का काम यहाँ क्या कर रहा है? जीरो। फैक्टोरियल जीरो और फैक्टोरियल n माइनस आर, r का काम यहाँ क्या कर रहा है? जीरो, तो n माइनस जीरो। तो क्या आया? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल जीरो अपॉन इंटू मतलब मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n।
फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट गया और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू जो होती है बच्चों वो 1, फैक्टोरियल 1 की भी वैल्यू 1 होती है और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है। तो यहाँ फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमने कितनी लगा दी, 1 लगा दी, तो 1/1 यानी 1। NC0 की वैल्यू क्या निकल आई, 1। जरा NCN की वैल्यू देख लें। तो फॉर्मूले में n की जगह तो n ही है, फैक्टोरियल n अपॉन r की जगह इस समय हमारा काम क्या कर रहा है, n, तो यहाँ पे फॉर्मूले में r की जगह हम क्या लगा देंगे, n फैक्टोरियल n माइनस r, तो n माइनस r का काम क्या कर रहा है, n, तो यानी n माइनस r, और r हमारा यहाँ पे क्या है, n, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट गया, 1 अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल 0, n में से n गया 0, और अभी मैंने बताया फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन 1, यानी इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 1, यानी NC0, सी या कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन मैथ के बाद बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन के लिए जो कॉम्बिनेशन है वो C होता है, वो लिया जाता है। तो NC0 की वैल्यू भी 1 होती है, NCN की वैल्यू भी 1 होती है, यानी अगर कहीं लिखा हो 100 C0, 100 छोड़ 1009 1009 देखो 1009 लिखा, लेकिन C0 है 1000 C0, यानी नीचे 0 हो तो आपको इसको सॉल्व करने की इस फॉर्मूले में n की जगह 1000, r की जगह 0 और 1000 माइनस 0 करने की जरूरत नहीं है, इसकी सीधे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, इसकी सीधे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि नीचे 0 है। हम जानते हैं n कुछ भी हो, अगर r की वैल्यू 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहीं लिखा है 509 509, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों सेम है, यहाँ भी n है यहाँ भी n है, 509 यहाँ है 509 यहाँ है, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। उतार लें, अगर कोई बच्चा चाहे इसको नोट करना, नोट कर ले, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी इन्हीं फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा तब आपको बेहतर समझ में आएगा बाइनोमियल का यूज। चलते हैं आगे। अब मैं एक छोटी सी संख्या ले रहा हूं जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। सपोज करो 1 प्लस 0.5 या 2 ले लो, फिर पावर 3 लगाई। अब जो मैंने बाइनोमियल थ्योरम लिखी थी उसके हिसाब से ये काय का काम कर रहा है, ए, ये बी और ये एन। तो
आज मैंने बाइनोमियल थ्योरम आप लोगों को पढ़ाई है, उसमें a प्लस बी की पावर n था। तो a का काम इस प्रॉब्लम में क्या कर रहा है 2, b का काम क्या कर रहा है 0.5 और n का काम क्या कर रहा है 3। ठीक है, हमने जो बाइनोमियल थ्योरम लिखी थी थोड़ा सा लिख ले रहे हैं। a प्लस बी की पावर n, वो क्या थी NC0, a पे पावर n, p पे पावर g, इस पे n, ये आई थी n माइनस 0 n और p पे पावर g। अगला टर्म NC1, a पे पावर n माइनस 1, 0 के बाद बनाया n माइनस 1, a पे पावर n माइनस 1 और b पे पावर कितनी होगी बच्चों 1, प्लस NC2, 1 के बाद क्या है 2, तो a पे पावर क्या आएगी बताओ n माइनस 2, इसमें से ये माइनस करते चलते हैं। a पे पावर क्या आ गई n माइनस 2 और b पे पावर कितनी आ गई 2, b पे भी पावर। एक टर्म इसमें और आएगा, यहीं ये चीज तो दिखानी थी NC3, 2 के बाद 3, तो a पे पावर क्या आया n माइनस 3 और b पे पावर 3। अब आप कहोगे कि सर NC4 क्यों नहीं आए इसमें, इस वाली प्रॉब्लम में कह रहा हूं NC4, a पे पावर n माइनस 4, b पे पावर 4, ऐसे आगे तक एंड सो ऑन क्यों नहीं चले। देखो जो ये पावर है यहाँ पे कितनी पावर है, n का काम क्या कर रहा है 3, तो r की वैल्यू हमेशा छोटी होगी या इक्वल हो सकती है n की। जो हमारा फॉर्मूला था NCR, जो हमारा था फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, यही तो फॉर्मूला था हमारा। इसमें बच्चों जो r है उसकी वैल्यू मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकती है वो n के इक्वल हो सकती है। तो हमारे पास इस सवाल में n कितना है 3, तो हम पहले r की वैल्यू 0 से शुरू करा, 0 के बाद r की वैल्यू 1 हुई, NC1 यानी r का काम 1 कर रहा है, फिर NC2 हुई, फिर हमारी वैल्यू NC3 हो गई। यहाँ पे हमारा n की वैल्यू कितनी है 3, हम बढ़ते 0 1 2 3, r की वैल्यू कहाँ तक पहुँच गए 3। अगर यहाँ पे 4 होता तो हम एक टर्म और लिखते NC4, a पे पावर n माइनस 4, b पे पावर 4, तो हम 4 से ऊपर नहीं जाते। यानी जितना भी यहाँ वैल्यू होती है r की वैल्यू, ये जो r NCR चल रहा है NC0 NC1 NC2 NC3, ये r है, r की वैल्यू n से ज़्यादा नहीं हो सकती, n जहाँ पे आ जाएगा वहाँ रुक जाएंगे। अब आप ये देखिए यहाँ पे कितनी पावर लिखी है 3 और टर्म आएंगे 4, 1 ये पूरा एक टर्म, ये वाला एक टर्म 2 प्लस ये वाला एक टर्म 3 और ये वाला एक टर्म, यानी जितनी पावर लगी होगी उससे एक टर्म ज्यादा आएगा बाइनोमियल थ्योरम। जितनी भी पावर लगी होगी उससे एक टर्म बाइनोमियल थ्योरम में ज्यादा आएगा। ठीक है, फिलहाल हम इस चीज को यहां अप्लाई करते हैं। ए का काम हमारा क्या कर रहा था 2 प्लस, बी का काम क्या कर रहा है 0.5, एन का काम क्या कर रहा है 3, तो हम क्या लिखेंगे NC0, एन का काम क्या कर रहा है 3C0, ए पे पावर ए का काम क्या कर रहा है 2 पे पावर n का काम क्या कर रहा है 3, b का काम क्या कर रहा है 0.5, इस पे पावर 0, ठीक है, प्लस इधर करते रहे, इससे ऊपर आएगा इधर, अब आएगा NC1 यानी 3
C1 a पे पावर n माइनस वन, ए तो लिख लो पहले, ए का काम 2 कर रहा है, 2 पे पावर n माइनस वन यानी 3 माइनस वन, 3 माइनस वन यानी 2, 3 है ना, 3 माइनस वन यानी कितना हो गया 2, और b पे पावर 1, b का काम क्या कर रहा है 0.5 पावर प्लस 3C2, अब n का काम 3 कर रहा है तो 3C2 a का काम क्या कर रहा है 2, 2 पे पावर n माइनस 2, n है हमारा 3, तो 3 माइनस 2 यानी 1, और b पे पावर 2 यानी 0.5 पे पावर कितनी हो गई 2। अब लास्ट टर्म बचा ये वाला प्लस NC3, n यानी 3C3 a का काम क्या कर रहा है 2, 2 पे पावर n माइनस 3, n कितना है हमारा 3, 3 माइनस 3, n का काम तो 3 कर रहा है, पहले 2 हुई फिर 1 हुई और 3 माइनस 3, a पे पावर कितनी हो गई 0, और b का कितना है हमारा 0.5, 0.5 पे पावर कितनी हो गई 3, 0.5 पे पावर 3, 1 हुई पहले फिर 2 हुई, यहां तो बात समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं, इसको मैं मिटा लूँ, रब करना पड़ा क्योंकि इस प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम थी 2 प्लस 0.5 पे पावर 3, अभी मैंने बताया था अगर r की वैल्यू 0 हो, r की वैल्यू 0 हो तो ऊपर कुछ भी हो 100, 1000, 2000, 509 कुछ भी हो, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। मैंने अभी सॉल्व भी किया था, तो इसको आप लोग फिर देख लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। तो NC0 की वैल्यू कितनी हो गई 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब है 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो 2 की पावर 3 कितनी हो गई 8। 0.5 किसी भी चीज पे पावर 0 लगी हो, किसी भी, चाहे एल्जेब्रिक वैल्यू हो चाहे न्यूमेरिकल वैल्यू हो, किसी भी चीज पे पावर 0 लगी हो तो उसका वैल्यू कितनी हो जाती है 1। तो यहाँ 0.5 पे पावर 0 लगी है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, पहला टर्म सॉल्व, प्लस इसे सॉल्व करते हैं बेटे, 3C1, बेटा जरा आओ, NCR थोड़ा नीचे लिख लें, NCR हमने क्या बताया था, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल n माइनस, यही तो फॉर्मूला है। हमें इसे देखते हुए सॉल्व करना है 3C1, 3C1, 3C1। तो n का काम हमारा क्या कर रहा है 3, तो ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 3, r का काम 1 कर रहा है, r का काम फैक्टोरियल 1, और ये n माइनस r, n माइनस r का मतलब है 3 माइनस 1, n माइनस r 3 माइनस 1 यानी फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 3 को बच्चों क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, अगर ये फैक्टोरियल 5 होता 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक एक कम करते करते ले जाते। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या बताया था मैंने, फैक्टोरियल 1 ही, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। और फैक्टोरियल 2 को क्या लिखेंगे 2 से एक कम करके 1 तक पहुँचेंगे। जैसे 3 में एक कम करा 2 में एक कम करा 1 तक पहुँचे, 2 है 2 लिखा, 2 से एक कम करा 1, 2 से 2 कट गया, 3 1 जा 3, ये तो 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी 3C1 की वैल्यू
कितनी आ गई 3C1 की वैल्यू हम निकाल लाए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। कितनी आ गई 2 की पावर 2, 2 2 जा 4 इंटू 4 0.5 पे पावर 1 है, तो किसी भी चीज पे पावर 1 होती है उसकी वैल्यू उतनी हो जाती है। 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। किसी भी चीज पर पावर अगर 0 लगी हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, और किसी भी चीज पे पावर अगर 1 लगी हो तो उसकी वैल्यू सेम वैसी रहती है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0.5। आई बात समझ में? हमारा ये वाला पोर्शन भी हो गया। अब हमें वैल्यू निकालनी है 3C2 की। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें C2 की वैल्यू निकालनी है। तो हम लिखेंगे फैक्टोरियल n का काम हमारा 3 कर रहा है, फैक्टोरियल r का काम हमारा अब क्या करने लगा 2, और फैक्टोरियल n माइनस r यानी 3 माइनस 2। अब n माइनस r हमारा क्या हो गया 1। जरा देखो बच्चों, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी आई 3 इंटू 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी आई 2 इंटू 1, और ये तो फैक्टोरियल 1 ही होता है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 1 आई, फिर 2 से 2 कट गया 1। अरे वाह, ये अभी मैं बताऊंगा। यानी 3C1 जो हमने लिखा था यहाँ पे उसकी वैल्यू भी कितनी आई थी 3, और 3C2 की वैल्यू भी कितनी आई 3। ये अभी मैं बताऊंगा क्यों। फिलहाल आगे चलते हैं। तो इसका जो थर्ड टर्म है 3C2, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट करी निकाली, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 3। 2 पे पावर 1 है, किसी भी चीज पे पावर 1 होती है तो एज इट इज लिख देते हैं इंटू 2। ठीक, 0.5 पे पावर 2 है, 0.5 की 0.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 आ जाए। 5 5 25, 2 से पहले डेसिमल लगे 0.25, तो इसका मतलब है ये कितना हो जाएगा 0.25। ठीक है, अब लास्ट टर्म बचा ये वाला। अब इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, ये मिटा रफ कर देना। ठीक है, इसको रफ कर देना। मैंने बताया था NC 0 हो, यहाँ 0 दिखे तब भी इस पूरे की वैल्यू चाहे n कुछ भी सही 1 हो जाती है, और NCN हो चाहे ये 509C 509 हो, 1 लाख C 1 लाख हो, इसकी अगर ये दोनों सेम है तब इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, या नीचे वाला 0 हो तब इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। कितना आया 3C3 की वैल्यू कितनी आई 1। 2 की वैल्यू 0, किसी पे भी 2 पे पावर 0 किसी पे भी पावर 0 लगी हो तो उसकी वैल्यू 1, और 0.5 पे पावर 3, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, 5 5 जा 25, 5 जा 125, और 3 से पहले 1 2 3 से पहले डेसिमल लग गया, तो हमने यहाँ लिख लिया 0.12। ठीक है, चलते हैं आगे। 8 बन जा 8 बन जा 8, इस पूरे की वैल्यू 8 प्लस 3 4 जा 20, 25 जा 100, 100 और 1 से पहले डेसिमल यानी 10। अच्छा 3 4 जा नहीं 4 5 जा 20, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, और 1 से पहले डेसिमल लग जाएगा यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई 6। तो 4 5 जा 20 की जगह 3 4 जा 20 कह गया, सॉरी 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, और एक ये डेसिमल लगा है। जब 12 5 जा 60 करेंगे इस पूरे का आंसर 60 आ गया, लेकिन एक से पहले हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 प्लस 3 2 जा 6, 6 की मल्टीप्लाई 25 से किया है, 6 की मल्टीप्लाई जब 25 से किया जाएगा तो 150 आएगा। जब when we multiply 6 and 25 we will get the result 150। अब हमें 2 से पहले का इसको भी
0.25 है, मतलब 25 से मल्टीप्लाई की है, लेकिन एक्चुअली हमें मल्टीप्लाई करनी है 0.25 से। तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाया तो इसकी वैल्यू कितनी आई 1.50, तो बेकार। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1.5 प्लस 1 इंटू 1 से 1.125 की वैल्यू 0.125। अब इन सबको हमें बस ऐड करना रह गया। वी विल गेट आवर। वीडियो को पॉज करके आप लोग अगर उतारना चाहे तो उतार लीजिएगा, मैं फिलहाल इसको रख दूंगा। 8 6 1.5 और 0.125। जब इनको ऐड किया 5 2 6 15.625, यानी हम आंसर मिला 15.625 हमको क्या मिला, आंसर मिला। अब जरा देखो बच्चों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये हमारा रिजल्टेंट आया किसका 2 + 0.5 का क्यूब। ये हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके इसका आंसर लेके आए 15.625। इज दैट क्लियर? ओके। अच्छा, हम इसको बहुत सरल तरीके से भी कर सकते थे। ये तो मैंने बाइनोमियल के यूज करा। मान के चलो हमें 2 + 0.5 का 2 + 0.5 का क्यूब निकालना था, तो हम बाइनोमियल यूज नहीं करते। अगर हाई स्कूल में होते तो 2 + 0.5 कितना हो जाता, 2.5 का क्यूब। यानी हमें क्या करना होता, 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5, 2 + 0.5 का हमें एक्सपेंशन करना था। इसका मतलब 2 + 0.5 2.5, इसका क्यूब 3 मल्टीप्लाई, यानी 25 की मल्टीप्लाई 25 से करो, फिर 25 से करो। वी विल गेट द आंसर 15625। आप करके देखिएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 25 इंटू 25 आपको मिलेगा 15625। अब 3 से पहले हमें डेसिमल लगा लेना, 1 2 और 3। 3 से पहले हमने 1 2 और 3 से पहले क्या लगा लिया, डेसिमल। यानी अगर हम इसको सिंपल मेथड से करते, जो 3 लाइनों में आ जाता, वो आंसर हमारा यहाँ भी वही आया। अब आप कहेंगे सर 43 मिनट आपने लगभग 40 मिनट में ये सवाल करा, चलिए 20 मिनट में तो फॉर्मूला समझाया, तब आप ये वैल्यू निकाल के लाए। ये तो 1 मिनट का भी काम नहीं था, ये तो हम हाई स्कूल में जानते थे। आपने इतना लंबा सब चौड़ा कराया। तो मैंने बताया ये जो तुम्हें एग्जाम्पल दिया ये बहुत सरल दिया था। अभी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता था ना, अब आप समझ नहीं रहे हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो सकता था, जरा देखो ये तो बहुत सरल था, मैंने आपको समझा इसलिए करा। अभी ये पावर 3 थी, क्यूब करना बहुत आसान था। अभी जरा समझो, मैं इसको देता 7 + 0.009 पावर 1/17। अब बेटा जब इसको अगर तुम उससे करते, पहली बात तो कर ही ना पाते, पहली बार आप कर ही नहीं पाते। इज दैट क्लियर? आप कर ही नहीं पाते। अब जो ये n है, जो हम फैक्टोरियल को चलता है, ये जो n है ये फ्रैक्शन में मैंने दे दिया। फ्रैक्शन में भी हो सकता है, लेकिन फिर फैक्टोरियल नहीं निकलेगा, उसका फैक्टोरियल नहीं निकलेगा। तो आप इसको हटा के मान के चलो करते 17। 1/17 भी होता है, ऐसा नहीं है कि 1/17 पावर इस पर होगी नहीं, लेकिन वो फिर फैक्टोरियल से नहीं निकलेगा, उसकी अलग प्रोसेस है। 17
अब भाई इसको करने का तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है। इसको 7 में 0.009 जोड़ो, उनकी 17 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। और उस पर भी खास बात क्या है, हमें सिर्फ इसके 4 टर्म्स निकालने होते हैं या डेसिमल के 6 प्लेस तक निकालना होता है, तो हम इसके थ्रू कर ही नहीं पाते। ठीक है, तो कुल मिला के बाइनोमियल थ्योरम का ये यूज़ है। ठीक है, पूरा एक टॉपिक हो जाए, हो सकता है वीडियो बड़ा हो रहा हो, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एक बार में एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए तभी। और कुछ समय तो आज इंट्रोडक्शन में क्या हम करेंगे इसी बात में निकल गया था, उस टाइम को इस वीडियो में ना जोड़ा जाए। आपको मजबूरी आइंदा से आगे से हम उसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन आगे मैंने जो आप लोगों को एक बात बताई थी, चलिए वो बाद में बताएंगे, फिलहाल आगे चलते हैं। आगे की ये बात है, वही मैं बताना चाह रहा था कि 3C1 की वैल्यू भी 3 आई, 3C2 की वैल्यू भी 3 आई। ऐसा इसलिए होता है, आगे के लिए याद रखो, मैं एक एग्जाम्पल से बता ही देता हूं। NCR की वैल्यू NCn-R के बराबर आती है। मैं फिर बता रहा हूं, NCR की वैल्यू NCn-R के इक्वल होगी। कैसे? NCn की वैल्यू बराबर होती है 1 के और NC0 की वैल्यू होती है 1 के बराबर। क्यों होता है, जरा आ जाओ। इसमें n का काम तो n कर रहा है, r का काम क्या कर रहा है? n का काम तो n ही कर रहा है। चलो इससे नहीं समझो, एक सरल एग्जांपल समझा फिर ध्यान से। कहीं लिखा हो 5C या 8C3, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी 8C3 की, वही वैल्यू होगी 8C, 8 में से 3 घटा लो 5, यानी NCR, R का काम क्या कर रहा है? 3, वही वैल्यू होगी NCn-R, NCn-R, 8 - 3 कितना हो गया? 5। इज दैट क्लियर? जो वैल्यू 8C3 की होगी, जो भी आए, इससे मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्या वैल्यू आएगी, वो तो निकालना पड़ेगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r से, लेकिन जो भी उसकी वैल्यू आएगी वो 8C5 यानी n-r, ये r था, 8 - 3 5, ये दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगी। इस केस में देख लेते हैं, 3C1 की वैल्यू किसकी इक्वल आना चाहिए? 3Cn-R, ये इसमें से 8 में से 3 करके 5 आया, अरे 3 में से 1 कर सबट्रैक्ट होकर क्या आएगा, यानी 3C1 की वैल्यू किसकी इक्वल आना चाहिए? 3C2 की। इसीलिए 3C1 और 3C2 की वैल्यू इक्वल आई। ये वैल्यूज कुछ भी हो सकती थी, अगर यहाँ 5 होता तो हो सकता है कुछ और वैल्यू होती, लेकिन ये आती इक्वल। 5C1 होता, अगर किसी ने दे रखा है मानो 14C2, तो कोई बच्चा बता सकता है यहाँ पे किसकी वैल्यू आएगी इक्वल? 14C, इसमें से एक हटा लो, 14 - 2 12, जो भी वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू इसकी आएगी। ये बात मैं उस समय बताने को था कि 3C1 की वैल्यू जो अभी पिछला सवाल करा उसमें भी 3 आई, और 3C2 की वैल्यू भी इसलिए इक्वल आई, या r का काम क्या कर रहा है? 1, NCR, और NCn-R 3 - 1 2, तो ये दोनों वैल्यूज हमेशा इक्वल आती हैं। आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा कम रह गया, फिर वीडियो को हम आज के लिए रोक दें थोड़ा सा। अब ये जो बाइनोमियल थ्योरम थी, ये इतने काम में नहीं आई। आप कहोगे सर इतनी देर पढ़ाया, इसके बाद कह रहे हैं इतना काम में नहीं। हाँ, बहुत रेयर चांस है कि काम में आए, लेकिन इसकी जो एक एप्लीकेशन है, या कहें कि इसका जो एक केस है, पर्टिकुलर केस है, वो काम में आने वाला है। जैसे 1
प्लस एक्स की पावर n, यानी a प्लस b जो था, जब a का काम 1 करने लगे और b का काम x, फिर से समझ लो, हमने पढ़ा था a प्लस b की पावर n, यही तो पढ़ा अभी बाइनोमियल। जब a का काम 1 करने लगे और b का काम x, ये तो b लिख लो, 1 प्लस b लिख लो, उससे में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 1 प्लस b की पावर n लिख लो। फिलहाल बात ये करना है, जब a का काम क्या करने लगे, 1 करने लगे, तब ये थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम जो है वो हमारी यूज में आती है। आइए देखते हैं कैसे ये तब चलता है बेटा, तब ये चलता है 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, वो NCN जैसे उसमें चला था, ऐसे इसमें भी क्या चलता है, एंड सो। यहाँ तक बात समझ में आई। और जो इसका लास्ट टर्म होगा वो x की पावर n पे आके रुक जाएगा। इसका लास्ट टर्म जो होगा वो x की पावर n पे आके रुक जाएगा। इससे समझते चलना, ये a प्लस b की पावर n जो अभी बाइनोमियल पड़ी थी वही है, बस a की वैल्यू 1 कर ली गई है। ठीक है, एक केस बना लिया, जैसे ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की एक पर्टिकुलर फॉर्म, एक पर्टिकुलर शेप, जब लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाए, डायगोनल्स इक्वल हो जाए, जो रेक्टेंगल में भी होते हैं, सारे एंगल 90 होते हैं, चारों एंगल रेक्टेंगल में भी होते हैं, स्क्वायर में भी होते हैं, तो उस पर्टिकुलर रेक्टेंगल की फॉर्म को स्क्वायर कह देते हैं। वैसे ही a प्लस b की पावर n जो बाइनोमियल थ्योरम है, उसमें अगर a की वैल्यू 1 कर लें, ये b को कंफ्यूज ना हो, x लिख लो, y लिख लो, अपना नाम लिख लो, उसको लेकर कंफ्यूज ना हो, तो हमारी ये। अब जैसे कोई बच्चा, यहाँ हमें हमेशा याद रखना है x शुड बी लेस देन 1, ये बात हमेशा याद रखनी है कि x की वैल्यू 1 से ज़्यादा कभी नहीं होनी चाहिए, न 1 की इक्वल, हमेशा 1 से कम x की वैल्यू होनी चाहिए, ये 1 से हमेशा छोटा होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने लिखा 1 प्लस 0.5 की पावर, बहुत सरल से ले रहा हूँ 3, सरल सा ज़्यादा आगे, तो हम करें इसमें क्या आएगा, 1 प्लस n इंटू एक्स, n का काम क्या कर रहा है 3 इंटू एक्स, एक्स का काम क्या कर रहा है 5, प्लस n माइनस 1, n तो हमारा 3 है, इंटू n माइनस 1, यानी ये कितना 3 माइनस 1 कितना हुआ 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 1 तक ले गए, एक्स स्क्वायर, एक्स का काम क्या कर रहा है 0.5 का स्क्वायर। ठीक, प्लस ऐसे चलेंगे, अगला टर्म क्या आएगा n माइनस, एक टर्म और लिख दे रहे हैं जिससे तुम परेशान ना हो, यहाँ आया, इसका अगला टर्म जो होगा वो क्या होगा n माइनस 1, n माइनस 1 के बाद n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x की पावर q एंड सो ऑन, कहाँ तक x की पावर n तक, 1 प्लस nx, n के बाद क्या है n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 और ये पावर x पे आ गई, फिर n माइनस 1 से छोटा n माइनस 2 तो फैक्टोरियल 3 x पे पावर 3, ऐसे x की पावर n। तो अब इस थर्ड आए तो n का काम हमारे यहाँ क्या कर रहा है, इसमें 3 इंटू 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 2, n का जगह 3 लगाएंगे, 3 माइनस 2 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हमने क्या पढ़ी है 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ में आया? और
आगे क्या लिखा, x पे पावर 3, x का काम क्या करना, 0.5 पे पावर, बस। जहां तक मैंने उसमें भी बताया था, यहाँ पे पावर कितनी लिखी है, 3, तो ये 3 तक ही आएगा, 4 इसमें अब टर्म ही नहीं आ सकता। और यहाँ पावर कितनी थी, 3, 4 टर्म आए होंगे, देखो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म और ये 4 टर्म, 1 प्लस 1 टर्म ये, प्लस दूसरा टर्म ये, प्लस तीसरा टर्म ये, और चौथा। जितनी पावर लगी होती है उससे 1 टर्म ज़्यादा आता है, जितनी पावर लगी है वहीं पे जाके जाती है। जब अब x की पावर 4 हम ले ही नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ 3 लगी है, 3 तक पहुँच गए x पे, x का काम यही तो करता है। यहाँ 4 होती तब अगला टर्म लिखते, 5 होती तब x की पावर 5 तक पहुँचते हैं। इसे देखते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 5 3 या 15 यानी 1.5 प्लस 2 से 2 कर दिया, 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0.5 का स्क्वायर 0.25, इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, 0.75 आ जाएगा, 0.75। पॉइंट डेसिमल से पहले 0 लगाना चाहो लगा लेना, कोई इशू नहीं है, यहाँ इससे पहले 0 लगा लेना। 3 से 3 कर गया, 2 से 2 कर गया, 1 से अंत हो जाएगा। 0.5 की पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5 करना, 3 से पहले डेसिमल लगा लेना, वो आ जाएगा 0.12। अब इन सबको हम जोड़ते हैं, ठीक है। 1.5 और 1 2.5, 2.5 में हमें जोड़ना है 0.75 और 0.125, ये हमें ऐड करना है। तो 5 7 5 और 7 12 और 1 13 और 3, हमारा आंसर क्या आया, 3.375। इसका आया 1 प्लस 0.5 पे पावर 3। इसको भी बेटा करके जब देखोगे, 1 प्लस 0.5 कितना हुआ, 1.5, 1 प्लस 0.5 कितना हुआ, 1.5, इसकी पावर 3 लगाई, यानी 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5, इसको जब बेटा करके देखोगे तो 3375 हमारा आंसर। और कितने से पहले, 1 2 3 से पहले डेसिमल लगा दो, तो ये आंसर है। लेकिन ये हम बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू करके लाए। इस दैट क्लियर, उतारना चाहो उतार लो। ये फॉर्मूला याद रखना। हाँ, बस लास्ट काम रह गया, फिर कल करेंगे। याद रखना, x की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। अब इसका एक पर्टिकुलर केस आता है जब x की वैल्यू 1 से बहुत कम, एक होता कम होना, एक होता बहुत कम होना। जो अभी मैंने 1 प्लस 0.5 लिया, ये 0.5 जो x था ये 1 से कम है, लेकिन बहुत कम नहीं है, 1 का आधा है। लेकिन मैं यही लेता 1 प्लस 0.00007, तो ये जो हमारा x है 0.0007, ये 1 से बहुत कम है। तो हम उस केस की बात कर रहे हैं व्हेन x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन 1। तो उस केस में बहुत ही सरल बात है, वो सीखो। उस केस में ये थ्योरम 1 प्लस x की पावर n सिर्फ हमारे लिए रह जाती है 1 प्लस nx। जो इसके हायर टर्म्स होते हैं, ये वाले, ये n-1/2x² ये सारे टर्म्स नेग्लिजिबल हो जाते हैं, वैल्यू इनकी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि x बहुत कम हो जाता है। लेकिन याद रहे, जब x 1 के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा हो तभी ऐसा होता है। इज दैट क्लियर?
तो जब 1 प्लस एक्स की पावर n हो तो ये 1 प्लस एन एक्स हो जाता है। पास, सिंपल। और जो इतना पूरा 1 घंटा दिमाग खपाया है, विश्वास करो 95% फिजिक्स में इसका यूज होगा। 3 to 4% इसका यूज हो सकता है हायर टर्म्स सेट तो ऑर्डर तक लेने में, 1 प्लस एन एक्स से एक टर्म और ज़्यादा लेने में, n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ये लेकिन ये वाला टर्म तभी यूज होगा जब x 1 से बहुत छोटा हो। ये वाला तब होगा जब x 1 से बहुत छोटा हो। तो हमारे पास ज़्यादातर जो केस आएंगे वो x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होगी, यानी हमें यहीं रुक जाना है। और जब x की वैल्यू एक आध केस में ऐसी आएगी 100 में से, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, बहुत छोटी नहीं है, तब हमें क्या कर देना है, एक टर्म और ले लेना है, आगे की तो वैसे ही जरूरत नहीं पड़ेगी। और बिल्कुल 100 में एक ही बार 95 टाइम्स इसकी जरूरत पड़ी, 2 या 3 टाइम्स इसकी जरूरत पड़ी, हार्डली 1 टाइम वो जो आज पूरा कराया, जो मेन बाइनोमियल थी a प्लस बी की पावर n, जो पूरा हमने सॉल्व किया था NC0, उसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मैं इस चीज को सीधे आके ये लिखवा देता, जबकि काम क्या आपका यही है, लेकिन आपको फिर पीछे से पता नहीं होता कि ये आखिर है क्या, हो क्यों रहा है। अब आपको पता चल गया कि x जब बहुत छोटा होता है तो अपर टर्म्स बहुत वैल्यू कम हो जाती है, इनको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, सिर्फ 2 टर्म की बात कर लेते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब मैं इसका आपको एक छोटा सा सवाल कराऊंगा, आज के लिए यहीं रोक देंगे। इज दैट क्लियर? ठीक, उसको अगर लिखना चाहें आप लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। आगे सपोज करिए 1 प्लस 0.005 पे पावर 2 है, तो हमारा 1 से बहुत छोटा हो गया ये। तब हम इसको क्या लिख लेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर n। हम ये इसको अगर हम लिखना चाहें 1 प्लस एक्स की पावर n, तो हमारा क्या हो जाता है 1 प्लस एन एक्स, इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 1 प्लस n का काम कितना कर रहा है 0.005, तो x का काम क्या कर रहा है 2। वो x का काम तो ये, n का काम क्या कर रहा है 2। n और x की इनकी मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे, तो क्या आया 1 प्लस 0.010, यानी 0.005 की जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.010 आ जाएगा, 1.01 ये इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल, खत्म। एक केस और देख लेते हैं। अगर यहीं पर प्लस की जगह -0.003 होता, तब कुछ नहीं, सेम 1 माइनस लगाओ, 0.003 की मल्टीप्लाई किससे कर दो 2 से, 1 माइनस 0.032 6, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लो 0.006 499, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.99। सिंपल, सो सिंपल। आगे चलते हैं। अगर दोनों माइनस होते भाई, ये भी -2 हो जाए, कुछ नहीं, फिर ये जो तुम्हारा है वो माइनस में लोगे, तो माइनस और माइनस, भाई n इस बार तुम्हारा माइनस में हो गया तो माइनस में ले लिया, माइनस और माइनस प्लस, इस बार 1 में से सब्ट्रैक्ट ना ऊपर जुड़ जाएगा 6। यानी आपको सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है विद साइन, ये साइन की इस साइन से और इसकी मल्टीप्लाई, जो भी वैल्यू। अब मैं एक सवाल कराता हूं और उसी के बाद आज की बात को हम रोक देंगे। किसी ने कहा 999 की पावर 1/6
6 की वैल्यू निकालो। इज दैट क्लियर? हम क्या करेंगे, इसको लिखा हमने 1000 माइनस 1 पे पावर 1/3 कर लो, इसलिए 6 से भी निकलेगा, ऐसा मत समझना। अभी टाइम ओवर हो रहा है, कैलकुलेशन कठिन पड़ जाएगी, आप 6 करके कर लीजिएगा, कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा हार्ड पड़ जाएगी बस, और उससे ऊपर कुछ नहीं होने वाला। √10 आ जाएगा यार, कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ 6 रखूँगा, अभी मैं इसे बता दे रहा हूँ, सॉल्व करते समय ये 10 की पावर 3 हो जाएगा। अभी जब मैं करूँगा और इस पर पावर जो लगाना पड़ेगी वो मुझे कितनी लगानी पड़ेगी, 6, तो 3 बन जाती है 3, तो 10 पे पावर 1/2 यानी √10 यानी 3.16। मैं इस कैलकुलेशन को नहीं बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए यहाँ 6 की जगह 3 कर ले रहा हूँ कि यहाँ 3 होगा तो 3 से 3 कट जाएगा बस, और कोई इसके पीछे मोटिव नहीं है, कैलकुलेशन का कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये मत समझना कि सर ने 6/3 क्यों कर दिया, यहाँ 3 ले लिया कुछ देर के लिए। चलते हैं, देखिए इस पर पावर 1/3। बेटा हमें इसे 1 बनाना होता है, मैंने बताया 1 + x, 1 + x, ये प्लस माइनस हटा दो, हमें यहाँ 1 लेना है, और ये चीज 1 से छोटी हो, बहुत छोटी हो तो nx हो जाएगा, और छोटी हो तो n(n-1/2) जो करा था सवाल, जो 1 + 0.5 की पावर 3 वाला निकाल के लाए थे, 3.375, वो करना है, ठीक है। फिलहाल तो हम इसको 1 करने के लिए कुछ नहीं करते, चलो थोड़ी सी हाई स्कूल वाली मैथमेटिक्स की ओर चलते हैं, थोड़ा सा प्लीज। ये लिखा हुआ है मैंने, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं, यही तो सवाल था, यही तो 1000 - 1 का, अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लूँ इस टर्म की, और 1000 से डिवाइड कर दूँ, किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो, किसी इक्वेशन को उसी से डिवाइड कर दो, तो उस पर फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता। तो हुआ क्या, 1000 से डिवाइड करने से ये 1 आ गया, 1000 की 1000 से कटा तो कितना आ गया 1, और हमें यहाँ 1 ही लाना था, 1 + x, 1 + x, अब हमारा 1 आ जाएगा। तो ये 1000 पे पावर कितनी हो गई, 1000 पे पावर कितनी है 1/3, और यहाँ 1 आ गया, 1 - 1/1000 पे पावर 1/3, इस पूरे पे पावर 1/3 अलग कर ली, 1000 पे पावर 1/3 अलग कर ली। अब बताओ यहाँ में जो 6 लिख रहा था अभी कुछ इससे पहले सवाल पे, यहाँ 6, तो 6 लिखने से ये, अभी इसे हम क्या लिखेंगे बेटा, 10 की पावर 3/1/3, ये तो 1/3, और ये 1 2 3 10, तो 3 से 3 कट जाएगा, ये 6 होता तो 1/2 आ जाता, 10 की पावर 1/2 √10, जो मैंने अभी करा था √3.16, वो 3.16 उसकी वैल्यू हो जाती है। चूंकि मैं डेसिमल में नहीं लाना चाह रहा था, वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए 10 है। अब इसे करते हैं, देखो बेटा ये 1 से कितना छोटा, 1 को 1000 से डिवाइड करना है, यानी x जो हमारा x है ये 1 से बहुत छोटा है, हमें कुछ नहीं करना है, यानी हमने क्या बताया था 1 + x की पावर n क्या होता है 1 + nx, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 प्लस इसकी साइन देख लो माइनस, और ये प्लस का मल्टीप्लाई करनी है विद साइन, तो प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई में ये माइनस का है ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, अगर ये माइनस का होता तो माइनस माइनस यहाँ प्लस लगा लेता, जो मैंने एक सवाल अभी कराया भी था। 1 - nx, तो x n इनकी मल्टीप्लाई करनी है, n का काम क्या कर रहा है 3, x का काम क्या कर रहा है 1000, तुम्हारा आंसर क्या है 10 × 1 - 1/3000, 1 बन जा 1, इसका एलसीएम ले लो बच्चों, एलसीएम कितना आ गया 3000 बन जा 3000 की 1 से मल्टीप्लाई
3000 1 की माइनस 1 की 1 से मल्टीप्लाई 0 से 0 कट 3000 में से बन गया 2099 डिवाइड बाई 300। इसको कर लेना, जो भी आंसर आए घर पर बैठ के इस 2999 को 300 से डिवाइड कर लोगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो 999 की पावर 1/3 की वैल्यू आ जाएगी। इज दैट क्लियर? समझ में आया? समझ में आया? आज हमने पढ़ा बाइनोमियल थ्योरम a प्लस बी की पावर n, उसका एक्सपेंशन हमने पढ़ा। आप जब इस वीडियो को फिर से देखेंगे फिर पढ़ेंगे कि a एक्सपेंशन में NCR आता है, वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, NC 0 की वैल्यू 1 होती है, NC n की वैल्यू 1 होती है। ये भी हमने जाना कि NC R किसकी इक्वल हो जाता है? NC n माइनस R के। फिर से देख लेते हैं, 12C 4 किसकी इक्वल हो जाएगा? 12 में से 4 गया 8 की। इन दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, ये भी जाना। अगर हम बाइनोमियल का एक पर्टिकुलर केस ले लें, 1 प्लस एक्स कर लें, a प्लस बी की जगह 1 प्लस एक्स की पावर n कर लें, तो भी हमने एक सवाल किया 1 प्लस 0.5 की पावर 3 लेके, जो बाइनोमियल चलती है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, मैंने कराया। लेकिन हमेशा याद रखना है बाइनोमियल चाहे a प्लस बी की पावर n हो, चाहे 1 प्लस एक्स की पावर n हो, किसी भी फॉर्म में हो, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स n से एक ज़्यादा आएगा। अगर कहीं पावर 1 प्लस एक्स की अगर कहीं दे रखा है a प्लस बी की पावर 12, ये 12, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे वो 13 आएंगे। अगर 1 प्लस एक्स की पावर 9 है तो इसमें जो टर्म्स आएंगे सॉल्व करते करते वो 10 आएंगे, इससे एक टर्म ज़्यादा आता है। और वहीं अगर हमारी a प्लस बी की फॉर्म में ना होकर 1 प्लस एक्स की फॉर्म में है और x 1 से छोटा है, बहुत छोटा नहीं है, तो हम उसको आगे तक एक्सपेंड करेंगे, जो मैंने 1 प्लस 0.5 की पावर 3 लेके सॉल्व किया था इसी वीडियो में। और जब x बहुत छोटा हो जाता है 1 से, जो ये केस हमने किया, उसमें कुछ नहीं करते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n में 1 प्लस एन एक्स हो जाता है, आगे की टर्म नेग्लिजिबल हो जाती है, यानी इस n की इस x से मल्टीप्लाई हो जाती है विद साइन। अगर ये प्लस का है और ये प्लस का, प्लस 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 आ जाता है यहाँ। अगर ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। माइनस माइनस के हैं तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस आ जाएगा। सिंपल, ये हमने किया। कल फिर एक नए वीडियो के साथ आएंगे, एक मैथमेटिकल टूल्स के अभी 2-3 टॉपिक होने हैं, ये इतना डीपली बताना ज़रूरी था। हो सकता है वीडियो उम्मीद से ज़्यादा बड़ी हो गई हो, लेकिन विश्वास कीजिए आपके काम की वीडियो है, आपके मतलब की वीडियो है, आगे चल के आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 2-3 टॉपिक आगे और लेंगे, बड़े हो सकते हैं क्योंकि सिलेबस भी करना है। 1 महीना वैसे ही लेट शुरू किया है मैंने, 1-1.5 महीना, उसको भी कंप्लीट करना है। मैं सिलेबस पूरा करा दूंगा, एक एक चीज़ समझा दूंगा। कुछ जब मुझे लगेगा कि बच्चों को समझ में आने लगा है, आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा है, तो मैं कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस भी आप लोगों को कराऊंगा, जो नीट या आईआईटी लेवल के। मैं आईआईटी और नीट नहीं करा रहा हूँ भाई, उसके लिए आप में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं उस लेवल के सवाल करा दूँगा, क्योंकि मेरा मानना है कि हाई स्कूल की जो साइंस है, फिजिक्स है, उससे अचानक से बहुत हाई जंप हो जाता है फर्स्ट ईयर और इंटर की फिजिक्स का, जिसमें बच्चा एकदम से घबरा जाता है फिजिक्स को देखकर, या मैथ भी देखकर, केमिस्ट्री भी देखकर, मैं सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ।
उस पे भी उसको हाई फर्स्ट ईयर के कॉन्सेप्ट उसको क्लियर नहीं हो रहा है। हाई स्कूल में हो सकता है उसने ज़्यादा ध्यान से ना पढ़ा हो, फर्स्ट ईयर और इतना बड़ा है, हाई स्कूल इतना सा उसका क्लियर नहीं है, इतना सा मकान के ऊपर इतना बड़ा मकान पहले ही है। तो आप नीट और आईआईटी का एससी वर्मा जैसी बुक्स, जो एक बहुत ही योग्य इंसान एससी वर्मा जी हमारे हैं, वो बहुत फेमस बुक है, उन्होंने लिखी, वो बच्चे को पहले दिन से पढ़ाना शुरू कर दोगे तो बच्चा कुछ नहीं करेगा। इस चौक हाई स्कूल है, इस चौक के ऊपर पहले ही मैं ये फर्स्ट ईयर इंटर का रख रहा हूँ, बच्चे ने हो सकता है यही चौक ना पढ़ी हो, इसके ऊपर ये कब तक टिकेगी। और इसके ऊपर ले जाके मैं एक कूलर और रख दूँ, वो पढ़ना हो तो बच्चा वैसे ही भाग लेगा, उसका ये कितने दिन चलेगी, ये टूट जाएगा उसका कॉन्सेप्ट। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि पहले सरल सरल, जब बच्चे को समझ में आने लगेगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, तो उस लेवल के भी सवाल करा देंगे। यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, किसी भी बोर्ड के बच्चों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे फर्स्ट ईयर के हों चाहे इंटर के हों। ऑलमोस्ट 95% सिलेबस सेम रहता है, जो 5% प्लस माइनस है उसको अलग से, तो उन वीडियोस को अलग से अपलोड कर दूंगा, अलग से समझा दूंगा, आप लोग समझ लेंगे। फिर बता दूं, अगर मैं कहीं इंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं तो मैं उसको हिंदी में वैद्युच्छेद भी बता दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैं हिंदी में ही समझाऊंगा तो सीबीएसई और इंग्लिश में उसकी डेफिनेशन डिफाइन कर दूंगा, तो सीबीएसई का भी बच्चा लिख लेगा, आईसीएसई का भी लिख लेगा, यूपी बोर्ड का भी लिख लेगा, बिहार बोर्ड का भी लिख लेगा, सब लिख लेंगे नोट्स, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। अब मैं सपोज बोल रहा हूँ कहीं, उसका मतलब होता है माना, है नहीं, लेट एज्यूम कर लिया। तो ये सब इतनी कोई बहुत बड़ी उसमें डिफरेंस नहीं है, थोड़ा हिंदी इंग्लिश का डिफरेंस है, जब मैं समझाऊंगा। अब जो मैंने आज ही जैसे ये समझाया, ये यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, इससे क्या लेना है, सबको वही कॉन्सेप्ट है, वही बात समझ में आनी चाहिए। नमस्ते, कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ।